नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जो चुनाव 5 राज्यों में होने थे हो गए, रिजल्ट आ गया 5/4, 4/5। ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए 2024 का रास्ता क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी सवाल है, क्योंकि ये सब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कुछ बातें, कुछ भविष्यवाणियां पहले की हैं। कांग्रेस मुक्त वाला जो डेफिनेशन है अटल बिहारी वाजपेयी का, अगर वो फुटेज समय पर इस वक्त अगर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा तो ये भी हम सामने रख देंगे, जो भविष्यवाणियां उन्होंने की थी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, उत्साह काफी बढ़ा हुआ है और बीजेपी अब आगे का रास्ता तय करेगी। उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता तय होता है। ये कितना सटीक बैठेगा, क्योंकि जो लोकसभा सीटें इसमें आती हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो एक उम्मीद तो बनती है, बोलने के लिए एक दमदार आवाज और हिम्मत भी यहां पर आती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, आशुतोष तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ समीक्षक के तौर पर मौजूद हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस इलेक्शन को हम लोगों ने देखा, बहुत करीब से देखा, डेटा दिन भर बताते रहे, समय इतना नहीं मिला कि इस पर ज्यादा विश्लेषण किया जाए। लेकिन ये जो चंद घंटे हैं या फिर मिनट हैं, इसमें हम जरा अपना भी रास्ता क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बड़ी जीत, बीजेपी की बड़ी जीत को क्या नाम दें। और 2024 की बात कही जा रही है, जो इशारा किया जा रहा है, अब तो प्रधानमंत्री ने कल कहा भी, तो उसके क्या सटीक मायने हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बढ़िया रिजल्ट, अच्छा प्रदर्शन, सीटें कम हुई लेकिन सरकार आपकी है और अब 2024 में उन खामियों को दूर करके एक कंक्रीट का रास्ता आप बनाएंगे। लेकिन ये क्या बिल्कुल क्लियर है कि 2024 प्रधानमंत्री ने कहा और ये हो गया? ये भविष्यवाणी बिल्कुल आपने कुंडली देख ली है? सबसे पहले तो विवेक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और तमाम दर्शकों को भी मैं शुभकामना देता हूं कि सभी लोगों का जो सहयोग रहा है, साथ रहा है, समर्थन रहा है, आशीर्वाद रहा है, उसी का परिणाम है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम आवाम के लिए काम किया है, उसी की परिणति है कि लोगों का आशीर्वाद इस प्रकार से मिला है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में एक माहौल बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या हमारी सरकार के खिलाफ, जिस प्रकार से लोग एक होकर करके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद जनता ने उसको नकारा। और जनता ने जो है, जो जनता की सेवा करेगा, जनता के लिए काम करेगा, उसी को जनता पसंद करती है। इस बात को इसने साबित करने का काम किया है। और आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसके लिए बहुत ही ज्यादा जो है से हृदय से आभारी है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो अपनी समर्थन देने का काम किया है। आपने देखा कि 14 में किस प्रकार से समर्थन दिया था। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश से होकर करके दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो 14 में किस प्रकार से समर्थन दिया था लोकसभा चुनाव में, फिर 17 में दिया, फिर 19 में दिया और फिर 22 में दिया है। तो 24 में भी इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता का साथ बरकरार रहेगा। यह इस बात का यह संकेत है जो अभी लेकिन एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से होगा, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, अगर कि आपका जो मजबूत वोट बैंक है, चलिए उसमें सेंधमारी नहीं हुई लेकिन नंबर्स कम आए, तो ये अगला सवाल आपके लिए हो सकता है। लेकिन आशुतोष तिवारी इस बड़ी दीवार को पेनिट्रेट नहीं कर पाए, छेद नहीं पाए, क्यों, क्या हो गया? आशुतोष तिवारी जी, इस रिजल्ट पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा सांगठनिक ढांचा कमजोर है। अगर हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे हम अपनी पार्टी का और नुकसान करेंगे। जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता कम हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमारे नेतृत्व का संवाद बहुत कम है, संपर्क बहुत कम है, जिससे उनमें निराशा भी है। और यही वजह है कि हम सरकार की जन विरोधी नीतियों को, सरकार के जन विरोधी फैसलों को लोगों के बीच नहीं ले जा सके। हम लोगों को ठीक से समझा नहीं पाए कि इस सरकार ने आपके लिए क्या क्या बुरा कर दिया, आपका क्या क्या नुकसान कर दिया। हमारी ये कमजोरी है, ये हमें मानना चाहिए। और अगर हम नहीं मानते हैं तो मैं फिर कहूंगा, इससे फिर पार्टी का नुकसान होगा और अगला चुनाव हमारे लिए और बुरा होगा। तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अब एक बात आई, 2024 में क्या मोदी जी के लिए रास्ता साफ है? विवेक जी, 2004 में और 2009 में यूपीए की सरकार जब केंद्र में बनी तो क्या 2019 का रास्ता साफ हो गया? नहीं साफ हुआ। परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2 साल बाद की राजनीतिक
परिस्थितियां क्या होंगी, हम आज कैसे इस पर चर्चा कर सकते हैं? क्या 2 साल तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तमाम विपक्षी लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या 2 साल बाद तक यही लोकप्रियता मोदी जी की बनी रहेगी? ऐसा मुझे संभव नहीं दिखता है। हम भी तो प्रयास करेंगे, हम भी तो अब तमाम मुद्दे लेकर जाएंगे, हम अपनी कमजोरियों का आकलन, अपनी कमियों का आकलन करेंगे और उनको दूर करके हम भी तो जनता के बीच जाएंगे। तो 2 साल बाद की स्थितियां इससे बदली हो सकती हैं। यह निर्भर करता है हमारी मेहनत पर, हमारी संगठन क्षमता पर। विवेक जी, हाँ चलिए ठीक है। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, आसित तिवारी जो कह रहे हैं संगठन को लेकर, ये तो जरूर कह रहे हैं कि हम वहां पर कमजोर हैं, लेकिन हम भी पहुंचेंगे, इत्मीनान से ये बात वो कहते हैं, पूरी हिम्मत के साथ वो कहते हैं। तो इस हिम्मत में क्या लगता है कि क्या अभी जो बीजेपी ने जीत दर्ज की है, क्या वो 2024 के रास्ते को क्लियर समझने की गलती ना करे? आप इस पर जाएंगे या फिर आप उस पर जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो कल कहा वो बिल्कुल सटीक कहा और ये होकर रहेगा? देखिए, भविष्य के बारे में 100% सर्टेनिटी के साथ कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन इसके बावजूद जो तथ्य आज हैं सामने में, या आने वाले दिनों की जो हम कल्पना करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में, उसके आधार पर एक प्रोबेबिलिटी की वर्कआउट होती है। संभावनाओं के आधार पर कुछ प्रेडिक्शन किया जा सकता है और यही वैज्ञानिक तरीका होता है और इस वैज्ञानिक तरीका को सारी दुनिया में लोग अपनाते रहे। अगर इस तरीका को हम अपनाते हैं तो संभावनाएं बनती हैं कि 2024 में मोदी सरकार फिर सत्ता में आए। आप कहेंगे आपका आधार क्या है, आपकी मान्यताएं क्या हैं? क्योंकि कुल मिलाकर हमको मान्यताओं पर और आधार पर बहस करना पड़ेगा, तभी हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। किसी की विशफुल थिंकिंग, चाहे प्रधानमंत्री की हो या हमारे कांग्रेस के साथी की हो या मेरी हो, वह काफ़ी नहीं होता है। तर्क संगत बात होनी चाहिए। देखिए, स्थिति यह है कि आज जो स्थिति आई है, उस स्थिति में आप देखेंगे कि यूपी में जो चुनाव हुआ उसमें कई मुद्दे थे जरूर, लेकिन 2 मुद्दा अवश्य महत्वपूर्ण था और उस 2 मुद्दे में एक मुद्दा उसमें सर्वोपरि था और वह मुद्दा था नेतृत्व का। और ये नेतृत्व केवल राज्य स्तर का नहीं था, उसका भी है। ऑपोजिशन पार्टीज के लोग भी मानते हैं कि यूपी में जो इतनी बड़ी जीत हुई उसमें योगी के नेतृत्व की भी भूमिका है। लेकिन सारे लोग मानते हैं, ऑपोजिशन के लोग मानते हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका पुल फैक्टर है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वाभाविक है, जब अगर केंद्रीय स्तर का नेतृत्व स्टेट लेवल इलेक्शंस में इस तरह प्रभावी भूमिका निभाता है, तो जब वह डायरेक्ट कंटेस्ट में होगा तो संभावना तो बनती है कि जनता उसके साथ होगी। सवाल ये उठता है कि अगले 2 साल में क्या परिस्थिति बनती है। 2 साल में जो परिस्थिति का आंकलन आप आज के दिन में कर सकते हैं, मोटे तौर से यह है, कोरोना का प्रभाव घटा है, कोई रूल आउट नहीं करता है। एक IIT के प्रोफेसर ने 4th फेज की जून से बात की है, तो निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये 3rd फेज के बाद इस बात का आंकलन हो रहा है कि अब 4th वेव की ये संभावना कम है, और अगर है भी तो उसकी सिवियरिटी कम होगी। उसका एक बड़ा कारण होगा कि बड़े पैमाने पर जो टीकाकरण हुआ है या पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है पिछले 2-2.5 साल में, उसके कारण इसका असर कम होगा। दूसरी बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं है। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध, मतलब इसे बनाने के लिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में एक मेहनत की गई। एक बात जिस पर आसित तिवारी ने जो कहा उस पर हम आएंगे। डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार, में जरा ये बताइए, संगठन कमजोर तो है, उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी दीवारों को ढाने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर आसित तिवारी ये कहते हैं। एक जो कनेक्शन की बात है, कनेक्टिविटी की बात है कि जो सिरमौर है, जो नेता है, जो बड़ा नेता है, वो अपने जूनियर्स के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, कैडरों के साथ कैसे कनेक्ट करता है, कब कब कनेक्ट करता है, कितनी बार कनेक्ट करता है, ये लैक जो है, एक जो गैप है यहां पर दिखता है। डॉक्टर संजय कुमार, अगर ये नहीं होगा
तो फिर कांग्रेस 2024 का भी सपना छोड़ दे, अन्य राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं वहां भी कमजोर होंगे, इस बात को कांग्रेस मान रही है। डॉक्टर संजय। नहीं, ठीक बात है कि इसमें कांग्रेस बिल्कुल कमज़ोर पड़ी है, क्योंकि इनका जो सांगठनिक ढांचा, छोड़ दीजिए बाहर की बात, मैं बिहार की बात बता रहा हूँ। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि आज तक इनका संगठन नहीं बन पाया। 15 प्रवक्ता इनके हैं, बाकी जो वर्किंग कमेटी के लोग और जिला लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो एक संगठन होना चाहिए था वो नहीं बन पाया। अध्यक्ष जी इनके हैं, वो कैसे अध्यक्ष हैं जो अभी भी चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी राज्यों में कांग्रेस की यही स्थिति है। अगर कोई निर्णायक स्थिति में कांग्रेस नहीं होगी और अपने संगठन की धार को तेज नहीं करेगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस पिछड़ते जाएगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, राजनीति में कल क्या होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी अपने लोगों का हौसला तो अफजाई करेंगे, कहेंगे कि ये 2024 की ये लिखी गई इबारत लिखी गई है, ये जो विधानसभा का चुनाव है। कल क्या होगा नहीं कुछ कहा जा सकता है। आपको याद होगा, फीलगुड जिस समय कर रहे थे लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी केंद्र में, कांग्रेस हाशिए पर चली गई थी और जनता ने फिर कांग्रेस को सत्ता सौंपी, वाजपेयी जी को सरकार को हरा जी। तो कल्पना ये नहीं कहा जा सकता है कि कल कौन सी परिस्थिति होगी। हो सकता है कि जो एनडीए की सरकार है इनके तरफ से अति उत्साह में या अति कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो जनता को अपील न करे और कल कोई परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन जितना मजबूत सत्ता पक्ष की जरूरत होती है लोकतंत्र में, उतना ही मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। अगर कांग्रेस कमजोर होते जा रही है, ये कहीं भी डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है। डेमोक्रेसी में ठीक है, भाजपा का विस्तार हो रहा है, भाजपा की जो धार है वो और पैनी हो रही है, भाजपा अपने लोगों तक कनेक्ट करने में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सफल हो रही है। इनके जो कार्यकर्ता हैं वो पंचायत और गांव लेवल से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में है। कांग्रेस अगर कमज़ोर होते रही है, कारण जो हो इसकी समीक्षा तो ये खुद करेंगे, ये डेमोक्रेसी के लिए शुभ संकेत नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी धीरे धीरे हाशिए पर चला जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो परिणाम है, गोवा का जो परिणाम है, मणिपुर का जो परिणाम है, उत्तराखंड का जो परिणाम है, ये तो इशारा इस बात का कर ही रहा है कि जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। आपने कल भी देखा था, कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि इतिहास की पुनरावृत्ति वहाँ नहीं होती थी। इस बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में दोबारे बीजेपी की सरकार बनी, सत्ता जनता ने सौंपी। मतलब कुछ भी संभव है, मन मिजाज को पढ़ना ये बड़ा मुश्किल है। आपको याद होगा प्रियंका गांधी का स्लोगन आया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 144 महिला उम्मीदवारों को वो कैंडिडेट के तौर पर उत्तर प्रदेश में लड़ाती हैं और 137 कैंडिडेट का जमानत जब्त हो जाता है। तो इसका मतलब है कि महिला उम्मीदवारों को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ पर महिला की सुरक्षा, महिलाओं का प्रोटेक्शन, ये लोगों को ज्यादा अपील किया और तब इतनी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार आकर। तो आशीष नाथ तिवारी जी से एक सवाल है, एक मिनट संजय जी। आशीष नाथ तिवारी, आप लोग पकड़ क्यों नहीं पाते? आशीष नाथ जी, आप तो पत्रकार भी रह चुके हैं और ऐसे पत्रकारों की एक बड़ी जमात भी होगी जो कि कांग्रेस को रास्ता भी दिखा सकती है कि देखिए सर बाहर क्या चल रहा है। तो क्या इन चीजों को, जिसे कहा जाता है कि बीजेपी ने इन्हें समझा लिया, बीजेपी ने इनके दिमाग को पलट दिया, परख लिया, उन्हें बहका दिया, तो ये काम जब यही परिपाटी चल निकली है तो क्या आप लोग इस रास्ते पर क्यों नहीं है? उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अगर उसी रास्ते पर हैं लेकिन बीजेपी उन चीजों को पहचान जाती है और आपके चश्मे में वो दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों? ये कमजोरी क्यों है? देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि संपर्क, संवाद और संगठन, आप जब तक इन तीन बिंदु पर नहीं आएंगे, कोई भी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, आप जनता के मन को नहीं समझ पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 5 साल जनता के बीच रहना होगा, जनता के मन को समझने के लिए और जनता के मन को अपने अनुकूल ढालने के लिए 5 साल जनता के बीच रहना होगा। यह संभव नहीं है कि चुनाव के 6 महीने पहले, 1 साल पहले आप एक्टिव होइए, नारे गढ़िए, मंचों पर जाइए और आप समझिए कि आप चुनाव जीत लेंगे। यह मिराकल है, यह चमत्कार है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अगर चुनाव जीतना है तो 5 साल जनता के बीच रहना होगा, तब आप मन मिजाज समझिएगा, अपने अनुरूप मन ढाल पाइएगा। तो आपके जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका हैं, इन लोग को क्या ये बात समझ में नहीं आती? अगर प्रदेश में बैठा हुआ अगर कोई एक प्रवक्ता है वो चीजों को रीड कर रहा है
तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे ही गायब रहेंगे तो एक दिन तो भारत से ही गायब हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग भी इसको रीड कर रहे होंगे, या अगर नहीं रीड कर पाएंगे तो फिर आगे स्थिति और खराब होगी। तो वो लोग रीड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर कितना रहे। वेव है, आसिफ जी, कितना बड़ा प्रेशर है? कल बहुत ज्यादा मीम्स कांग्रेस को लेकर बन रहे थे। कितना बड़ा प्रेशर होता है ऐसी स्थिति में जब आप लोग डिबेट में आते हैं, चर्चा के लिए आते हैं? तो ये तो आप लोगों के लिए परेशानी होती है, उन प्रवक्ताओं के लिए बड़ी परेशानी होती है कि हम जवाब क्या दें। कोई जवाब बताने को तैयार नहीं होता कि आप इस लाइन लेंथ पर बात करें, सिर्फ इस स्वीकारने के कि भाई हम कमजोर हो चुके हैं। देखिए विवेक जी, स्पष्ट नजरिया अगर नहीं होगा और धैर्य नहीं होगा तो ना तो आप सफल एंकर हो पाएंगे, ना हम सफल प्रवक्ता हो पाएंगे। इसलिए हार के समय आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। हार के समय आत्ममंथन नहीं कीजिएगा, सत्य स्वीकार नहीं कीजिएगा, तो वो हार और बड़ी होती जाएगी। हर साल हर चुनाव आप हारते जाइएगा। इसलिए आत्ममंथन और सत्य परीक्षण बहुत जरूरी है। आत्म परीक्षण कीजिए, सत्य के साथ चलिए और मानिए कि हम कहां कहां कमजोर हैं, कहां कहां हमारी कमियां हैं। आसिफ जी, ये कहना है कि राहुल गांधी को जब तक, ठीक है, राहुल गांधी को जब तक साइड नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस फल फूल नहीं सकती। इस बात में कितना दम है? नहीं, ये नहीं कहना है। राहुल गांधी जी को साइड करने से आप नहीं फल फूल जाइएगा। ये तो कांग्रेस में एक परिवारवाद वाला लग जाता है ना ठप्पा, तो लोग चाहते हैं अगर उससे मुक्ति मिल जाए तो मेन फ्रेम में लड़ लेंगे। आप मेरी बात सुनिए ना विवेक जी। हाँ, आप किसी को भी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, लेकिन कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद नहीं होगा, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता सशक्त नहीं होगा, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होगा, तो कोई भी अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। जरूरी क्या है कि जो स्थानीय लीडरशिप है, जो राज्य स्तर का लीडरशिप है, जो जिला स्तर का लीडरशिप है, जो ब्लॉक लेवल का लीडरशिप है, ये इनका कोऑर्डिनेशन हो और पंचायत स्तर के लीडरशिप से इनका संवाद स्थापित हो। इसकी बड़ी कमी हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव-गांव के राहुल गांधी जी से पिछली बार आपकी कब बातचीत हुई थी? लाखों लोग होते हैं। पिछली बार आप लोगों से राहुल गांधी ने कब संपर्क किया? राहुल गांधी जी से नहीं, ये 1 साल से भी कम समय हुआ है। मुझे याद तो तारीख नहीं आ रही है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। और मैं ही दिल्ली गया था और हमारी वहां मुलाकात कुछ पलों के लिए हुई थी और उन्होंने कुछ समझा भी था, बिहार के बारे में जाना समझा था। लेकिन अकेले मैं रिपोर्ट नहीं देता हूं ना, बाकी लोग भी रिपोर्ट देते हैं और अध्यक्ष को सबकी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में जरूरत है जो ग्राउंड पर रियलिटी को टेस्ट करे? आपने मिट्टी देखा है, मिट्टी को बचपन में चाटा है, तो ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मिट्टी का स्वाद, मिट्टी की परख वही बता पाएंगे जो उससे खेले हैं, उसे उन्होंने महसूस किया है। अब हम दिल्ली में एसी रूम में बैठकर चलें और इससे अलग एक बात, हाँ, मैं इससे अलग एक बात कह रहा हूं। हाँ, जिला स्तर और प्रखंड स्तर पर ऐसे नेताओं की जरूरत है जो कार्यकर्ताओं को समझ सकें, कार्यकर्ताओं से संवाद करें, कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। कार्यकर्ता हैं, आप जिला और प्रखंड स्तर के नेताओं को देखिए, वो जो ग्राम स्तर के, मोहल्ले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनसे संवाद ही नहीं रखते हैं। तो जब तक आप ये नहीं रखिएगा, आप किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, वो सफल नहीं होगा। नवल जी, वहां जरूरत है, वहां नवल जी हमारे साथ है। नवल जी, एक चीज तो तय है कि नेतृत्व में बदलने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग ही नहीं है। तो जो बॉन्डिंग नहीं है तो 2024 वाला जो रास्ता क्लियर है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, वो तो समझे ना कि सटीक है। आप विवेक, आप बहुत ही सम्मानित एंकर हैं। एक सलाह देता हूं, वर्षों से आपके साथ, आपने डिबेट का विषय बदल दिया। डिबेट का विषय कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की चर्चा होगी क्योंकि कांग्रेस की भूमिका रही, लेकिन पूरे डिबेट को एक दिन अलग से कांग्रेस पर करें तो शायद बेहतर होगा। सवाल आज रास्ते में सर, जो इलेक्शन हुआ, माफ कीजिएगा नवल जी, बहुत सम्मान के साथ, रास्ते में कांग्रेस ही है। अगर राष्ट्रीय पार्टियों की बात करेंगे तो कौन है बीजेपी के सामने? कांग्रेस, और तब कांग्रेस पर जी, तो कांग्रेस अगर हिम्मत हो तो नेतृत्व बदले। इनकेपेबल, अक्षम नेतृत्व, सर्वनाश भाग, हिम्मत है कांग्रेस में तो हटा दे। आज कांग्रेस का नेतृत्व 3 व्यक्ति तक सीमित है। यह सच है। कांग्रेस के प्रवक्ता की अपनी सीमा है, लेकिन पत्रकार की सीमा नहीं होती, एनालिस्ट की सीमा नहीं होती। दुखद सच है। सोनिया जी पुत्र और पुत्री, चौथा कोई व्यक्ति नहीं है। और सोनिया जी में तो नेतृत्व क्षमता थी, मैं इसको मानता हूं, लेकिन इनके बच्चे, लड़के और लड़की में
जीरो नेतृत्व क्षमता है। बिहार का नेतृत्व सर्वनाक स्थिति में है। जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से सम्मान कर सकता हूं। एक आदमी को इंस्पायर नहीं कर सकती, ना नेशनल लीडरशिप इंस्पायर कर सकती, ना लोकल लीडरशिप इंस्पायर कर सकती। क्या होगा इस संगठन का असर? स्वाभाविक है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं इनमें कैपेबल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, आशीष जैसे लोग, उनकी दिक्कत यह है कि नेतृत्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते। जो भी सुधार की बात करता है, संजय झा नाम का एक व्यक्ति जो इनके पार्टी में था सस्पेंडेड है सिर्फ इसलिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में उसने एक आर्टिकल लिखे। आज भी देखते हैं डिबेट में वो कांग्रेस की बात करते हैं। किस कांग्रेस की आप बात करते हैं? नवल जी डराइए मत, आसित तिवारी जी पार्टी बदल लेंगे। गंभीरता से भी नहीं, मैं बाद में नहीं, वो अलग बात है, उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो मुद्दे उठे हैं उस पर गंभीर चर्चा कीजिए। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? 3 बात स्पष्ट रूप से आई है। राष्ट्रवाद, रिलीजियस ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपरा और कल्चरल हेरिटेज, ये तीनों सवाल जनता के हृदय तक जा रही है। इस पर कांग्रेस को पुनर्विचार करना होगा कि उसका दृष्टिकोण क्या है। ये बीजेपी को अन्य बातों की अलावे कनेक्ट करता है यहां की आम जनता से। स्वाभाविक है इन सवालों पर बात होनी चाहिए। जहां तक लाभार्थी वगैरह का प्रश्न है वो तो आप जान रहे हैं, कांग्रेस में भी वेलफेयरिज्म हुआ है, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन ये जो 3 बड़े सवाल हैं उसमें कहीं न कहीं ऑपोजिशन पार्टी बिल्कुल प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, ये जो आज की डिबेट है इस क्लिप को हम टैग करेंगे राहुल गांधी जी को। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, संजय कुमार जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आसित तिवारी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रेमरंजन पटेल जी थे, और ये टैग करेंगे। अगर बात समझ में आ जाएगी उन्हें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये जरूरी भी है क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। लड़ेंगे लेकिन जीतने के लिए लड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि गोपालगंज से ही खबर है, ब्लास्ट वाले घर से 17 तरह के बारूद और पटाखे मिले हैं। बम निरोधक दस्ते ने बारूद को नष्ट किया है। बथुआ ब्लास्ट का आरोपी नेका आलम जेल भेज दिया गया। जो हलीम मियां जिसकी मृत्यु हो गई है इस घटना में, उनका बेटा है नेका आलम। यूपी के देवरिया से ये पटाखे लाए गए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ। गोविंद हमारे साथ मौजूद है। गोविंद, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, जब एटीएस की टीम ने जांच की मकान के अंदर और बम निरोधक दस्ता की टीम जब अंदर गई जांच की, तो तकरीबन 18 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के बारूद मिले, और इसमें कई तरह के बारूद है। जो रिपोर्ट सामने आई है पुलिस के पास, उसमें यह बताया गया कि 17 प्रकार के बारूद है, और यह बारूद जो है यूपी के देवरिया से लाया गया था। चूंकि सटा हुआ इलाका है यूपी से, इसलिए ये बारूद जो है देवरिया से लाया गया था। इस मामले में पुलिस ने जो मृतक है हलीम मियां, उनके बेटे नेका आलम को गिरफ्तार किया था, और पूछताछ करने के बाद नेका आलम को आज जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा एक जो और व्यक्ति है हलीम मियां का पुत्र अख्तर आलम, वो अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, आईसीयू में उसका अभी इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये बारूद आया कैसे। ये नेका आलम से क्या पूछताछ हुई, क्या कुछ बताया उसने? देखिए, पूछताछ एटीएस में भी नेका आलम से पूछताछ की। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है उसने भी पूछताछ की। इसके अलावा जो एसपी की ओर से हथुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने भी नेका आलम से पूछताछ की है। नेका ने बताया कि करीब 10 सालों से वहां पर पटाखा बनाने का काम चलता था, और पटाखा बनाने के लिए जो बारूद है वो बारूद यूपी के देवरिया से लाया जाता था। गोविंद, ये टेरर एंगल के बारे में क्या कुछ जानकारी है? इसका कोई एक और भी एंगल बनाया जा रहा है? क्योंकि बारूद का इस्तेमाल जब इसके ऊपर एक आज विशेष टिप्पणी हुई है, तो हमें जरा ये बताइए इसका कोई टेरर एंगल भी है क्या? देखिए, अभी इस मामले में कुछ कहना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कल जो एटीएस के चीफ आए थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमने जब जांच किया तो उस मामले में अब तक जो है टेरर कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जो एसआईटी है वो कई तरह की बिंदुओं पर जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोपालगंज से बड़ी खबर, बथुआ ब्लास्ट का आरोपी एक व्यक्ति जिसकी मौत हुई थी इस घटना में, उसके बेटे को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से पटाखे के लिए बारूद लाया गया था जिसे नष्ट कर दिया गया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।